परमाणु। इसके पिछले क्लास में पढ़े थे आप लोग तत्व यौगिक मिश्रण, है ना। उसके बाद पढ़े आप लोग क्या, मिश्रण को अलग करने की विधि, कि कौन कौन से तरीके से आप मिश्रण को अलग कर सकते हैं। ठोस से ठोस को कैसे अलग करेंगे, ठोस से द्रव कैसे अलग करेंगे, ये सब पूरा सीखे। आज सीखिएगा आप लोग परमाणु के बारे में। तो परमाणु में मेनली आपको ये जो क्लास है ना, आपको मेन बस सीखना है। यहाँ से सवाल बहुत कम फंसेगा, लेकिन सीखिएगा, ठीक है। परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, कैसे परमाणु के लेकर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत या अपना अपना राय दिया, है ना। परमाणु का कैसे आकार बनाया, कि आप लोग पढ़े होंगे रदरफोर्ड थ्योरी, बोर्स थ्योरी, डाल्टन थ्योरी, है ना। आज वही सब के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, और सब में क्या क्या कमियाँ आई। जैसे कोई मॉडल आप दिए एटम्स का, ठीक है, तो कुछ ना कुछ कमी आया हो तब ना बंद हो गया। उसके बदले फिर दूसरा वैज्ञानिक है, वो अपने हिसाब से अपना राय दिए, उस पर कुछ दिन चला, फिर उसमें भी कुछ कमियां आया, वो भी बंद हुआ, ठीक है। तो चलिए समझिए परमाणु के बारे में। परमाणु है क्या, तो परमाणु क्या होता है, परमाणु किसी भी तत्व का या किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण ही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। आप उसको और छोटा नहीं कर सकते, मतलब बोला क्या जाता है कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु है। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाएगी, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है। क्या कहती है, परमाणु, ठीक है। परमाणु आपका स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगा, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। और परमाणु से मिलता है एक अणु, मोलिकुल्स भी है। तो ये क्या है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक है। जैसे आप पढ़े होंगे तत्व और यौगिक और मिश्रण। तत्व क्या होता है, जो एक ही परमाणु से मिलकर बना है, वो तत्व कहलाएगा। जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना है, लेकिन उसका अनुपात बराबर है, तो यौगिक कहलाएगा। और जब दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना है, लेकिन उसका अनुपात फिक्स नहीं है, वो क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। तो यहीं पर परमाणु की बात करें तो परमाणु क्या बोला कि यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, जो स्वतंत्र अवस्था में तो रहता है ना, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है परमाणु, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और अणु क्या होता है, तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से किसका निर्माण होगा, अणु का निर्माण होगा, और यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अब ये अणु परमाणु के बारे में सबसे, ये लोग तो बाद में आए थे, 18वीं शताब्दी में ये लोग का चर्चा हुआ था, वैज्ञानिक अणु परमाणु के बारे में खोजे। लेकिन उसके बहुत पहले मतलब क्या बोल सकते हैं आप लोग, कब की घटना है ये, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, है ना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हमारे जो महर्षि थे, कनाद ऋषि, है ना, वो क्या थे कि उन्होंने पहले ही बता दिया कि कोई भी जो है तत्व जो होता है, वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और उन्होंने उसका 5 भाग बनाया। बोला क्या कि पंच महाभूत। भारतीय दर्शन में सृष्टि के मूल में, मतलब जो सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, वो पूरा ब्रह्मांड जो ये 5 तत्व से मिलकर ही बना हुआ है। कौन कौन सा तत्व, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश। वो बोले कि अगर कोई भी चीज को आप छोटा कीजिएगा और छोटा कीजिएगा, तो एकदम जो सूक्ष्म कण होगा वही सब में से होगा, लास्ट में इसी में विलुप्त हो जाएगा, है ना। क्या करें, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है और आकाश। ये कब की घटना है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। किसने बताया था, भारतीय दर्शन के परमाणुवाद थे, उनका नाम क्या था, महर्षि कनाद ऋषि ने, ठीक है। और बोले भी महर्षि कनाद ने क्या बोला कि यदि किसी द्रव मतलब पदार्थ को लगातार विभाजित किया जाए, तो अंततः यह सूक्ष्म कण प्राप्त होगा, जिसे और विभाजित करना संभव नहीं होगा। महर्षि कनाद ने इस अविभाज्य कण को ही क्या बोला, परमाणु कहा। जो सबसे सूक्ष्म कण होगा, जिसको हम और नहीं छोटा कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महर्षि कनाद बता दिए थे, है ना। अब उसी से थ्योरी चल रहा था, लेकिन बाद में एक आए महोदय, जिनका नाम क्या था, डाल्टन, ठीक है। इन्होंने वैज्ञानिक तरीकों से इसका खोज करने की कोशिश की, ठीक है। बोले क्या कि 1803 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने पहली बार दार्शनिकता से अलग होकर, मतलब ये जो दार्शनिक शास्त्र चल रहा था इनका, महर्षि कनाद का, इससे अलग होकर वैज्ञानिक ढंग से परमाणु सिद्धांत की व्याख्या की
और इस सिद्धांत में क्या निकल के आया कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। ये बात पहले से पता था। और किसी एक तत्व के सभी परमाणु, किसी भी एक तत्व का सभी परमाणु जो है आकार में, द्रव्यमान में और रासायनिक गुणों में क्या होगा, समान। जैसे अगर हम बात करते हैं लोहा का, तो लोहा का वो इकलौता तत्व है जिसमें सिर्फ लोहा ही है। या सोना की बात की है या चांदी की बात की है, तो चांदी का जितना भी परमाणु रहेगा वो सभी परमाणु का आकार, द्रव्यमान और उसका रासायनिक गुण सब क्या होगा, समान होगा, उसमें कोई अलग नहीं होगा। ये नहीं बोल सकते कि परमाणु, चांदी का जो परमाणु है तो उसमें एक परमाणु का आकार कुछ बड़ा है, एक का आकार कुछ छोटा, नहीं, सबका आकार बराबर रहेगा, द्रव्यमान बराबर रहेगा और रासायनिक गुण बराबर रहेगा। ये किसका कथन था, डाल्टन महोदय का। ठीक है। और क्या बोले कि परमाणु जो है अविभाज्य एवं अविनाशी है। अविभाज्य मतलब कि उसको और छोटा नहीं कर सकते हैं, और अविनाशी मतलब कि उसको आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और परमाणु न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है। ये चलते रहा 1803 से लेकर चलते रहा किसका, जॉन डाल्टन का थ्योरी। फिर बाद में 19वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ कि परमाणु के सभी पदार्थों का मौलिक एवं अविभाज्य कण माना जाता था। कब, 19वीं शताब्दी में। लेकिन जे थॉमसन आ गए, रदरफोर्ड आ गए, नील्स बोर आ गए, जेम्स चैडविक है ना, इन्होंने वैज्ञानिक ने क्या परमाणु का भी प्रयोग किया। ठीक है। और उसको और देखा, बोला कि नहीं इसको तो और तोड़ सकते, ये भी और टूटेगा और उसमें आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। तो जो जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत था वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, है ना। उसके पहले कनाद ऋषि बोले कि सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है और उन्हें 5 आधारभूत माना था, है ना। क्या क्या था, अग्नि था, वायु था, जल था, पृथ्वी था और आकाश था। ठीक है, उसको माना। फिर बोला क्या है कि डाल्टन महोदय बोले, जॉन डाल्टन की साइंटिफिक तरीके से कि परमाणु ही सबसे छोटा कण है, उसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं, न परमाणु को हम बना सकते हैं न उसको नष्ट कर सकते हैं। ये चलते रहा 19वीं शताब्दी में। लेकिन उसी में कुछ और वैज्ञानिक है, उन्होंने परमाणु को और बारीकी से अध्ययन किया और देखा क्या कि परमाणु का भी और छोटा छोटा कण है जिसका नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो हम यहाँ पर लिखे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है, उसका द्रव्यमान, उसका आवेश, ये समझिएगा अच्छे से। ठीक है। फिर अलग अलग मत आएगा इसके बारे में, तो आगे भी देखेंगे। इसमें मेनली समझना कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को होता है नेगेटिव चार्ज, है ना। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब धन आवेश। और न्यूट्रॉन क्या होता है, वो न्यूट्रॉन, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन ने 1897 में। ठीक है। प्रोटॉन का खोज किए थे आपका गोल्डस्टीन ने 1886 में, और न्यूट्रॉन का खोज किए थे चैडविक ने 1932 में। ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर बात करते उसका द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान में सवाल पूछता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31, पावर माइनस में रहेगा। ठीक है। प्रोटॉन का है 1.6725 इंटू 10⁻27। ठीक है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है, मास है 1.6748 इंटू 10⁻27। ठीक है। माइनस में है, यहाँ पर माइनस सबका लगा हुआ है। ठीक है ना, ध्यान देना है। क्या है, -27। ठीक है। अब यहाँ बताएं कि किसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा, किसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा, लग रहा हो इलेक्ट्रॉन का। तो देवता और देवी लोग 9.1 तो है, लेकिन पावर निगेटिव में ना है, तो पावर निगेटिव सबसे छोटा वो हो गया। बात समझे, सबसे बड़ा कौन हो गया इसमें, 1.6748 इंटू 10⁻27। ये दोनों का सेम है, लेकिन इसमें बड़ा कौन है, न्यूट्रॉन, और उससे छोटा है कौन, प्रोटॉन। तो लिखा हुआ है भार में सबसे बड़ा न्यूट्रॉन, उससे कम प्रोटॉन और उससे कम इलेक्ट्रॉन। द्रव्यमान में, हम बार बार भार बोलते हैं, द्रव्यमान में। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज और न्यूट्रॉन का न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। ये आगे भी देखने को मिला है, देखिए यहाँ पर डिटेल्स समझाए होंगे।
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक है, क्या क्या लिखा है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया, कब हुआ, 1886 ईस्वी में जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने। ठीक है, एनोड रे की खोज किया, बताया क्या कि किरणें धनावेशित होती हैं। ठीक है, लेकिन उतना डिटेल में जाना नहीं है, बस आपको बस इतना याद रखना है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। इसकी उपस्थिति को किसने सिद्ध किया, रदरफोर्ड ने। तो यहाँ पर प्रोटॉन का खोजकर्ता में किसका नाम दिया हुआ है, गोल्डस्टीन का। ठीक है, और उसकी स्थिति को सिद्ध करने वाले कौन है, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। डेट 1897, डेट तो हम यहाँ पर भी लिख रखे हैं ना। ठीक है, 1897 में, 86 में प्रोटॉन का, और सबसे लास्ट में खोज हुआ किसका, न्यूट्रॉन का। किसके द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, निगेटिव, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। ये आपका न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है ही। ठीक है, चलिए मेन आते हैं। अभी क्या पहले हम लोग महर्षि कनाद को देखें, और उसके बाद जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन क्या बोलते कि परमाणु जो है अविनाशी है। ठीक है, उसको और नहीं खंडित कर सकते हैं, लेकिन बाद में खंडित भी हुआ। क्या निकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसके बाद एक और वैज्ञानिक महोदय आएंगे, और वो टेंशन टाइट जिसका आता है थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन। इन्होंने क्या बोला कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। ठीक है, जैसे बोला कि परमाणु क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज गोला है परमाणु। ठीक है, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन मतलब हीरिन आवेश जो होता है वो जहां तहां बिखरल होता है। बात समझ में आया, वो परमाणु क्या है, एक पॉजिटिव गोला है। ठीक है, और उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन क्या है, वो जहां तहां क्या है, बिखरा हुआ है। ये किसने कहा था, जे थॉमसन ने कहा था। और उन्होंने इसका कंपेयर किया किससे, तरबूज से, है ना। तरबूज है, बोले कि जो तरबूज आपका है, माना कि तरबूज ही आपका क्या है, परमाणु है। और तरबूज के अंदर जो बीज है वो क्या है, निगेटिव चार्ज है। बात समझ में आया। ये कथन किसका था, जे थॉमसन का। जे थॉमसन ने परमाणु की तुलना किससे किया, तरबूज से किया। क्योंकि तरबूज जो है परमाणु है जो पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर में जो बीज उसका है वो निगेटिव चार्ज है, और जहां तहां क्या होता है, फैला हुआ रहता है। ये कथन किसका था, थॉमसन का। ठीक है, इन्होंने ऐसे ही बताया, बोला क्या कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार इन्होंने परमाणु को तरबूज के समान माना, और इस सिद्धांत को तरबूज सिद्धांत होता है कि वाटरमेलन थ्योरी या प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या कथन था इनका कि ये परमाणु जो है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके अंदर में निगेटिव चार्ज जहां तहां बिखरा रहता है। कथन किसका था, थॉमसन का, जो किसके कंपेयर किए, तरबूज से। जैसे यहाँ पर इमेज दिख रहा हो तरबूज वाला, है ना, कि तरबूज आपका परमाणु मान लिए पॉजिटिव चार्ज, और इसके अंदर में जो बीज है काला काला वो जहां तहां बिखरा हुआ, उसका कोई पैटर्न नहीं है। इसमें कमियां क्या थी, कमियां ये निकल गया कि थॉमसन के परमाणु मॉडल में नाभिक का कोई उल्लेख नहीं था। नाभिक का न्यूक्लियस जो होता है वो बीच में सेंटर में, उसका कोई उल्लेख नहीं किए, तो कमियां। और दूसरा, यह मॉडल परमाणु की स्थिरता समझाने में असफल रहा, कि परमाणु जो स्थिर होता है उसकी स्थिरता को समझा यह मॉडल नहीं पाया। और तीसरा कमी क्या था कि थॉमसन अपने परमाणु मॉडल में यह भी नहीं समझा सके कि परमाणु में धनावेश किस प्रकार ऋणावेशित कणिकाओं को अपने में अंतर्निहित करता है। ठीक है, इसे बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक में रहेगा, लेकिन कंडीशन क्या है चार्ज में कि दो एक तरह के चार्ज रहेगा, एक दूसरे को दूर करेगा, है ना। ये कन्फर्म, ये डिफाइन करने में सक्षम नहीं रह पाए कि किस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज जो है मतलब धनावेशित ऋणावेशित को अपने अंदर वो रख सकता है, ये कैसे हो सकता है संभव, है ना। तो ये कमियां कारण क्या हुआ कि इनका थॉमसन का परमाणु मॉडल भी क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब कि ये चर्चा में नहीं रहा, बस पढ़ना है। एक महोदय आते हैं जिनका नाम होता है रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड महोदय क्या किए कि ये कि 1911 में, उनका पूरा नाम क्या था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने
उन्हें सोना का एकदम पतला सा परत लिया, पतला सा चदरा, एकदम पतला पत्थर, और उस पतले चद्दर पे क्या किए कि अल्फा कणों का बौछार करवाएं। ठीक है, अल्फा कण क्या, देखिए यहाँ पर ये आपका मशीन है और इस मशीन से क्या निकल रहा है, अल्फा कण निकल रहा है, और ये पत्थर है किसका है, सोना का पतला सा चादर है। ठीक है, यहाँ पर अल्फा कण का बौछार करवाएं। तो हुआ क्या, देखिए उसका थोड़ा सा देख रहा हूँ, ये आपका अंदर का था। अब वहाँ देखिए कुछ अल्फा कण जो था ना वो सीधा सीधा निकल जा रहा था, कुछ अल्फा कण जो है वो सीधा निकल गया, कुछ अल्फा कण जो है अपने रास्ते से थोड़ा मुड़ गया। अब कुछ अल्फा कण वैसे था तो टकरा कर फिर से रिटर्न हो गया, जैसे देखिए यहाँ से गया और टकरा कर फिर से रिटर्न हो गया। तो अभी देखे कि ऐसा काहे हो सकता है ना, कि कुछ एकदम सीधा सीधा जा रहा है, कुछ अपने रास्ते से मुड़ जा रहा है, कुछ टकरा के वापस आ जा रहा है। तो अध्ययन किए, अब बोले कि नहीं, बीच में भी इसके एकदम सेंटर में भी कुछ ना कुछ है ना, जो अल्फा करने को पार नहीं जाने दे रहा है, रिटर्न करवा दे रहा है ना। इसके पहले बोर्ड महोदय कौन थे, इनका नाम थॉमसन महोदय बोले थे कि ये जहाँ तहाँ होता है, इसके बारे में, नाभिक के बारे में बतेबे नहीं किए। रदरफोर्ड बोले कि नहीं, बीच में कुछ है, जो क्या नाम दिए, नाभिक नाम दिए, मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए वहां बोले क्या, अधिकतर अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए बिना सोने के निर्मित पत्थर से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। उन्होंने यह निष्कर्ष किया कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। जब सीधा निकल गया तो बोले कि अधिकांश भाग खोखला होता है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या देखे कि बहुत कम संख्या में अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित, मतलब कि मुड़ा, हल्का हल्का टेढ़ा टेढ़ा हो गया, जिससे क्या निष्कर्ष निकला कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, बहुत कम है। फिर तीसरा पॉइंट हुआ कि बहुत कम अल्फा कण परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस आ गए, टकराकर फिर से वापस आ गए, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान उसके केंद्र में ही निहित होता है, जिसे क्या बोलते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है, और नाभिक का आकार जो है परमाणु के कुल आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। ये कथन किसका था, रदरफोर्ड का। ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गया ना, वैसे वैसे उस पर लोग शोध करते चले गए। ठीक है, इसके पहले जो थे, कौन नाम था, थॉमसन महोदय, उन नाभिक के बारे में चर्चा नहीं किए थे। वो बता दें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब साथे रहेगा, मजे मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। एक अल्फा कण प्रहार करवाएं, देखेंगे कुछ अल्फा कण सीधा निकल गया, तो बोले क्या कि बीच बीच में खाली होता है, इसलिए सीधा निकल गया। कुछ अल्फा कण मुड़ गया अपने रास्ते से, बोले क्या कि धनावेशित कण बहुत कम होते हैं, है ना। अब कुछ अल्फा कण वैसे थे जो सीधा सीधा गए और फिर उसी मीडियम में, मतलब फिर उसी रास्ते से वापस लौट आए। देखिए बीच में कुछ रोकने वाला है, वही पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, धनावेशित, है ना। और उसी का नाम क्या दे दिए, नाभिक, न्यूक्लियस। ठीक है, और नाभिक का आकार परमाणु के कुल आकार की तुलना में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। यहाँ इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये आपका गोल्ड फॉयल है, सोना का पत्थर, और उसका ये जब यहाँ टकरा रहा तो उसका ही इमेज यहाँ पे है अंदर का। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो तो बोलिएगा, तुरंत दवाई दे देंगे, हम दवाई लेके बैठते हैं। आइए, अब रदरफोर्ड के परमाणु का मुख्य बिंदु क्या क्या था, मुख्य बात, तो पहला था क्या कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है निहित, जिसे क्या बोला गया, नाभिक। निष्कर्ष क्या निकल के आओ, निष्कर्ष निकाल रहे हैं। फिर क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में गति करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो निश्चित कक्षाओं में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज है, अब बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसकी तुलना किससे की है, वो सौर मंडल से की है। बोले क्या कि जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं, उसी प्रकार क्या है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चारों गतिशील ग्रहों के समान क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, घूम रहा है। ठीक है, इसे बता कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों ओर। अभी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट नहीं डिफाइन किए हैं, बाद में एक और महोदय जो ऑर्बिट बता देंगे।
कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा था चारों पट्टी, उसका भी एक अपना ऑर्बिट है जिसका नाम है KLMN। बात समझ में आया? पढ़े ना KLMN। और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² रख दी है। n होता है नंबर ऑफ सेल। चलिए आगे आते हैं। अब इसमें कमी क्या क्या निकल के आया रदरफोर्ड के मॉडल में, कमी भी देख लेते हैं। तो कमी क्या था कि रदरफोर्ड के अनुसार ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तो चक्कर लगाते हैं, परंतु विद्युत गतिकी के नियमों के अनुसार, देखिए एक विद्युत गति के इलेक्ट्रोडायनेमिक रूल्स क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो चक्कर लगा तो उसमें एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी हास होगा, उसका ऊर्जा का हास होगा। और जब ऊर्जा का हास होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, घूमते 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 आपका नाभिक में ही गिर जाएगा। बात समझ में आया? तो ये जैसे कि इलेक्ट्रॉन क्या बोले कि बीच में आपका पॉजिटिव न्यूक्लियस है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा तो इसका हास होगा ना, ऊर्जा में कमी आएगा निरंतर। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जब इसका ऊर्जा पूरा कम जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नाभिक में ही गिर जाएगा। तो ये पूरा वेल डिफाइंड रदरफोर्ड महोदय वो नहीं किए, है ना, कि कैसे वो चक्कर लगा सकता है, क्यों, कारण क्या है चक्कर लगाने का। रीजन आ गया यहाँ पे कि क्या बोला कि विद्युत गतिकी के नियमों के अनुसार चक्रण करता हुआ कोई आवेशित कण विकिरण का उत्सर्जन करेगा और जिससे उसकी ऊर्जा में क्या होगी, कमी हो, और लगातार घटती ऊर्जा के साथ साथ वो नाभिक के पास आता जाएगा और अंत में ऊर्जाहीन होकर नाभिक में ही गिर जाएगा, है ना। इस बार क्या हुआ कि परमाणु को अस्थायी होना चाहिए परंतु परमाणु अस्थायी होता है। ये कहानी उनका जो क्या बोल दिया, पूरा रदरफोर्ड के थ्योरी पर पानी फेर दिया, ये सिद्धांत। एक और पॉइंट क्या था कि इस मॉडल ने नाभिक के बाहर गतिशील इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को कुछ स्पष्ट नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर में किस पैटर्न में होता है, ये रदरफोर्ड महोदय उसको डिफाइन नहीं कर पाए, जिस कारण ये जो रदरफोर्ड थ्योरी था वो भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन इतना ही, रदरफोर्ड के बाद कौन निकल के आएगा वो अगले क्लास में बता देंगे। रदरफोर्ड के बाद निकल के कौन आएंगे, कौन सा वैज्ञानिक, बोर। अभी किसके बारे में पढ़ लिए, थॉमसन पढ़ लिए, रदरफोर्ड पढ़ लिए, ठीक है। अब दो और बचा हुआ कौन कौन सा, किनका, नील्स बोर और जेम्स चैडविक। जब अगले क्लास लेंगे तो उसमें बढ़ेंगे बोर्स मॉडल और चैडविक का, ठीक है।